हेलो बच्चों, तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी क्लास सेकंड शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन तक समझ लिया था, पढ़ लिया था। इस क्लास में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पेनक्रेटिक जूस, फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ पेनक्रेटिक सेक्रेशन, फंक्शन ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। तो पेनक्रियास की फिजियोलॉजी शुरू करने के पहले एक बार उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एनाटॉमी समझ लेते हैं फिर से। पेनक्रियास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, बॉडी, टेल। पेनक्रियास एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड है। एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि इससे हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि इससे डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेशन होते हैं या सिक्रेट होते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम समझ रहे हैं इसलिए हम इसके एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। जब एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करेंगे या पढ़ेंगे तब हम उसके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। तो पेनक्रियास में देखेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट है, लोब्यूल्स हैं, फिर पेनक्रियाटिक डक्ट है जहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस जो भी सिक्रेशन हो रहा है वो इस पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू फिर कॉमन बाइल डक्ट में आता है। कॉमन बाइल डक्ट के बाद ये हमारे ड्यूडेनम में ओपन होता है। पेनक्रियाटिक डक्ट के अलावा एक एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट भी होती है जो कि ड्यूडेनम में ही ओपन होती है, खुलती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम 500 ml से 800 ml पर डे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन होता है। रिएक्शन क्या है? एल्कलाइन है, ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक जूस जो था वो एसिडिक था, HCl था वहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन पेनक्रियाटिक जूस क्या है? ये एल्कलाइन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 टू 1.018 तक है इसकी। पीएचपी 8 से 8.3 तक है। कंपोजिशन देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन 99.5% ऑफ वाटर एंड 0.5% ऑफ सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या है? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस देख लेते हैं क्या क्या है पेनक्रियाटिक जूस में। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर एंजाइम्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंजाइम है, उनके अलावा कुछ और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। एंजाइम क्या है वो देख लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन द फॉलोइंग प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक एंड अमाइलोलाइटिक एंजाइम। पेनक्रियाटिक जूस में प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम भी हैं। लिपोलाइटिक, लिपिड को ब्रेक करने वाले एंजाइम भी हैं। और साथ ही साथ अमाइलोलाइटिक यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाले एंजाइम भी होते हैं। तो सबसे पहले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या क्या है पेनक्रियाटिक जूस में, उनको देख लेते हैं। जिसमें है ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी, न्यूक्लियस एलास्टेस और कोलेजिनेस। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। लिपोलाइटिक, लिपिड, फैट का डाइजेशन करने के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी। ये 4 लिपोलाइटिक एंजाइम। इसके अलावा अमाइलोलाइटिक एंजाइम भी है जो कि है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये 3 टाइप के एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है पेनक्रियाटिक जूस में वो देख लेते हैं। द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस आर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड फॉस्फेट। अब देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस के फंक्शन क्या है, क्या क्या इसके काम होते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस हैज़, अब जैसे आपको याद हो अभी हमने जस्ट इसका कंपोजिशन देखा। कंपोजिशन में क्या था? एंजाइम सिक्रेशन। एंजाइम सीक्रेट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से हैं? प्रोटियोलाइटिक है, लिपोलाइटिक है, वाइलोलाइटिक है। यानी कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या है? डाइजेशन में हेल्प करना। साथ ही साथ में आपको जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम तो प्रॉपर्टीज़ भी बता रहा हूँ। गैस्ट्रिक जूस का बताया था आपको, सलाइवा का बताया, अभी पेनक्रियाटिक जूस का भी बताया। प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको बताता हूँ मैं। क्यों बताता हूँ? वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। जैसे भी हमने प्रॉपर्टी में देखा कि इसका जो रिएक्शन है पेनक्रियाटिक जूस का, ये क्या है? एल्कलाइन है। ठीक। अब जब हमने स्टमक की बात की थी, गैस्ट्रिक जूस की बात की थी, उसके जो प्रॉपर्टी थी, तो वो क्या था रिएक्शन उसका? एसिटिक था।
लेकिन पैनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन है। तो यहाँ से ही आपको इसके दो फंक्शन समझ में आ रहे हैं। एक तो न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन है। न्यूट्रलाइजिंग मतलब क्या होता है, एसिड आ रहा है, यहाँ से एल्कलाइन गया तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा तो जो एसिडिक काइम आ रहा है अंदर स्टमक से ड्यूडेनम में, ये ड्यूडेनम या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, उसकी इनर वॉल को डैमेज करेगा अगर एसिडिक होगा तो। लेकिन पैनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिस वजह से जो भी चाइम आ रहा है या जो भी कंटेंट स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है तो वो इंटेस्टाइन की इनर वॉल को डैमेज नहीं कर पाता है। साथ ही साथ अभी हमने कंपोजिशन देखा, तो कंपोजिशन में भी था कि एंजाइम थे, तो मेनली इसके दो ही काम हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन और न्यूट्रलाइजिंग एक्शन। अब देखते हैं डाइजेस्टिव फंक्शन क्या क्या है। तो पैनक्रियाटिक जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अब अमाइलोलाइटिक तो आपने देखा था केवल एक था वहाँ पर, पैनक्रियाटिक अमाइलिस, लेकिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम 7 थे, लिपोलाइटिक एंजाइम 4 हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन करने में पैनक्रियाटिक जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट ऑल्सो डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो कि पैनक्रियाटिक अमाइलिस था। अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, द मेजर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस आर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। जो मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस में वो कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन और दूसरा है केमोट्रिप्सिन। अदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर कार्बोक्सी, पेप्टिडेज, न्यूक्लियस, इलास्टेज एंड कोलेजनेज। तो पहला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन, उसको समझ लेते हैं। दिस इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन डायरेक्ट सिक्रेट नहीं होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। अब जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा, एक एंजाइम है, क्या नाम है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज के कांटेक्ट में जब ट्रिप्सिनोजन आता है तो ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंटेरोकाइनेज इज ऑल्सो कॉल्ड एंटेरोपेप्टिडेज। इसको हम एंटेरोपेप्टिडेज के नाम से भी जानते हैं। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि कई बार ये मेन एग्जाम में आता है। इट इज सिक्रेटेड बाय सेल ऑफ ड्यूडिनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन। और ये जो एंटेरोपेप्टिडेज है ये ड्यूडिनम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इनर लेयर होती है, वहाँ से सिक्रेट होता है। दूसरा है केमोट्रिप्सिन। केमोट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड एज इनएक्टिव केमोट्रिप्सिनोजन। अब ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेशन होता है इसका, केमोट्रिप्सिनोजन। ये भी एक्टिव फॉर्म में आता है कब, केमोट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड फॉर केमोट्रिप्सिन बाय ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के कांटेक्ट में आने के बाद काइमोट्रिप्सिनोजन जो है काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। नाम से कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे JEN जेन लगा है मतलब इनएक्टिव है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव था, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, फिर वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है और ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस में हमने प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड के बारे में, जिसमें हमने देखा था लिपोलाइटिक एंजाइम थे जो कि लिपिड का डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। तो लिपोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस आर कौन कौन से हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी। ये लिपोलाइटिक एंजाइम है, लिपिड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर थर्ड अमाइलोलाइटिक एंजाइम, जिसका काम क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द पैनक्रियाटिक अमाइलेज इज अ ओनली अमाइलोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज के नाम से एक अमाइलोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस में, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इट्स एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट इज लाइक द स्लाइवरी अमाइलेज। जैसे स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक वैसे ही पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। न्यूट्रलाइजिंग एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस के केवल दो फंक्शन है। पहला क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन, जो हमने देख लिया है। इसमें
प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम भी है, लिपोलाइटिक भी है और अमाइलोलाइटिक एंजाइम भी है। दूसरा फंक्शन जो इसका है न्यूट्रलाइजिंग एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि इसका जो रिएक्शन है वो एल्कलाइन है। When acid chyme enter intestine from stomach, immediately pancreatic juice with more bicarbonate is secreted and released into the intestine. अब एसिड काइम CHYME, इसको चाइम या काइम दोनों अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो अपन काइम बोलते हैं चलो अभी इसको। तो व्हेन एसिड काइम, जैसे हम कुछ खाते हैं जब हमारे माउथ से, वो बोलस के फॉर्म में स्टमक तक जाता है। स्टमक में HCl और जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें वो बोलस मिक्स होता है और जो कंटेंट बनता है उसको हम काइम बोलते हैं। ठीक है, अब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी हम बोल सकते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है, तो जो काइम है, जो फूड कंटेंट है वो भी एसिडिक हो जाता है। तो व्हेन एसिड काइम इंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक, स्टमक से जब एसिडिक काइम इंटर करता है इंटेस्टाइन में, इमीडिएटली पैनक्रेटिक जूस विथ मोर बाइकार्बोनेट इज सीक्रेटेड एंड रिलीज्ड इनटू इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जैसे इंटेस्टाइन में फूड काइम आया, एसिड काइम आया, तो पैनक्रेटिक जूस सिक्रेशन शुरू हो जाएगा इंटेस्टाइन में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, पैनक्रेटिक जूस इज हाईली एल्कलाइन। क्योंकि पैनक्रेटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयन बहुत होते हैं, एल्कलाइन नेचर होता है, इसलिए पैनक्रेटिक जूस काफ़ी अल्कलाइन होता है। बिकॉज ऑफ दिस पैनक्रेटिक जूस न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ काइम इन द इंटेस्टाइन। अब एसिडिक काइम स्टमक से इंटेस्टाइन में आया था, पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट हुआ, अब ये एल्कलाइन है, तो ये पैनक्रेटिक जूस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज द एसिड काइम कैन डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन। अभी बहुत जरूरी काम है, बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत जरूरी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर एसिड काइम इंटर करेगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन की इनर लेयर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये डैमेज करेगा। लेकिन पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है जो कि एल्कलाइन है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम भी कर रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। Thus the pancreatic juice protect the intestine from destructive action of acid chyme। तो इसलिए हम सब बोल सकते हैं कि जो एसिड काइम है उसका एक डिस्ट्रक्टिव एक्शन हो सकता है इंटेस्टाइन में, तो उससे ये बचाने का काम कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, फंक्शन में देख लिए, हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। सेक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम, पैनक्रेटिक एंजाइम का सिक्रेशन कैसे होता है? द पैनक्रेटिक एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम विच आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एक्नियर सेल इन पैनक्रियास। पैनक्रियास में एक्नियर सेल्स होती हैं, उसके पास उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनसे राइबोसोम अटैच होता है, जहाँ पर पैनक्रेटिक एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर ये बनते हैं। पैनक्रियास में एक्नियर सेल्स हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके पास राइबोसोम है जहाँ पर पैनक्रियाटिक एंजाइम बनते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, सिंथेसाइज्ड होते हैं। अब पैनक्रियाटिक एंजाइम को बनाने के लिए क्या लगता है? द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम आर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से पैनक्रियाटिक एंजाइम बनते हैं। तो अमाइनो एसिड आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड, अमाइनो एसिड को ब्लड से ले लिया जाता है। दीज एंजाइम सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम आर पैक्ड into different zymogen granules by Golgi apparatus and stored in cytoplasm. When stimulated, the acnier cell release the zymogen granule into the pancreatic duct. अब पैनक्रियाटिक एंजाइम बन गए, फॉर्मेशन हो गया। फिर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कैप्सूल वाला, जो कैप्सूल है वो एक आउटर लेयर होती है, कवर होता है, उसका कोई एक्शन नहीं होता है, बस वो कवर है। जब हम उसको कैप्सूल को खाते हैं, कोई भी मेडिसिनल है जैसे बीकासूल हो गया, हम खाते हैं, फिर वो हमारे स्टमक में जो आउटर लेयर है उसकी कैप्सूल की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, गल जाती है, और जो ड्रग है वो रिलीज होती है, ड्रग रिलीज होती है, वो अपना काम करती है। ठीक वैसे ही दीज एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम आर पैक्ड इनटू डिफरेंट जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में पैक हो जाते हैं। किसके द्वारा कर देते हैं? गोल्गी अपैरेटस उसको पैक कर देता है, और ये जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। जब जरूरत पड़ती है, व्हेन स्टिमुलेटेड द एक्नियर सेल रिलीज द जाइमोजन ग्रेन्यूल इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट। जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी जरूरत पड़ने से मतलब क्या हुआ, स्टमक से जब एसिडिक काइम इंटर करेगा इंटेस्टाइन में, तब
इनको स्टिमुलेशन मिलेगा और एक्टिंग एज अ सेल इन जाइमोजन ग्रेन्यूल्स को पैनक्रियाटिक डक्ट में रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। फ्रॉम द ग्रेन्यूल्स द एंजाइम्स आर लिबरेटेड इनटू इंटेस्टाइन वेयर दीज एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड। अब ग्रेन्यूल्स से एंजाइम लिबरेटेड ये आ गए हैं इंटेस्टाइन में, जहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे मैंने बात करी थी ना ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जो ये जाइमोजन में एंजाइम सिक्रेशन हो रहा है, ये जाइमोजन में एंजाइम स्टोर हो रहे हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, काम नहीं कर रहे हैं। जब ये रिलीज होकर इंटेस्टाइन में आएंगे तब वहाँ पर ये एक्टिवेट होंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। जब इंटेस्टाइन में आएंगे तब ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। अब सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, तो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। पैनक्रियाटिक सिक्रेशन का मैकेनिज्म कैसा है? पहला हमने देखा था सिक्रेशन पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस के दो फंक्शन है, डाइजेशन और न्यूट्रलाइजिंग। तो डाइजेशन किसके थ्रू होता है? एंजाइम्स के थ्रू। तो एंजाइम्स का सिक्रेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। दूसरा काम क्या है पैनक्रियाटिक जूस का? न्यूट्रलाइजिंग एक्शन। न्यूट्रलाइजिंग एक्शन क्यों है? क्योंकि ये हाईली अल्कलाइन है। हाईली अल्कलाइन क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। तो दूसरा मैकेनिज्म ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेशन में है सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। ये किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। द बाइकार्बोनेट आयंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस आर सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट की जो सेल्स है वहाँ से ये सिक्रेशन होता है इनका। अब क्या क्या मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं कि करके। द कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लड और मेटाबॉलिक प्रोसेस। बॉडी में कई प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती हैं, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू CO2 जनरेट होती है, तो वहाँ से CO2 ले सकते हैं, या फिर ब्लड से। तो ब्लड से या मेटाबॉलिक प्रोसेस से CO2 ले लेते हैं। इट कंबाइन विथ वाटर इनसाइड द सेल। अब सेल्स में अंदर वाटर है, पानी है, H2O है, उसके साथ एक कंबाइन होता है CO2 प्लस H2O टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और ये मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब एक कार्बोनिक एसिड फिर से डिसोसिएट होता है, अलग होता है, टुकड़ों में टूटता है हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल इनटू ल्यूमन, और इस सेल से निकल के ल्यूमन में आ जाते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। हाइड्रोजन आयन इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड इन एक्सचेंज फॉर सोडियम आयन। तो बाइकार्बोनेट तो ल्यूमन में चला गया है, हाइड्रोजन आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड, और हाइड्रोजन आयन ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन एक्सचेंज फॉर सोडियम आयन, और ब्लड से सोडियम आ जाता है सेल्स में। हाइड्रोजन आयन ब्लड में गया और एक्सचेंज के फॉर्म में ब्लड से सोडियम आयन सेल में आ गया। द सोडियम आयन फ्रॉम द सेल इज नाउ ट्रांसपोर्टेड इनटू द ल्यूमन। अब यहाँ से फिर क्या हो रहा है? सेल से सोडियम आयन सेल में आ गया है, सेल से सोडियम आयन फिर ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पहुँच जाता है, चला जाता है। तो ल्यूमन में पहले से बाइकार्बोनेट था और इधर से सोडियम भी चला गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हेयर इट कंबाइन विद द बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द ब्लड। अब ब्लड से सोडियम और बाइकार्बोनेट का लॉस हुआ, देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इन द ब्लड। तो कुछ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस होता है, ब्लड के ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस होता है। टू मेंटेन द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम वाटर लीव द ब्लड एंड एंटर द ल्यूमन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट बाय ऑस्मोसिस। तो इस डिस्टर्बेंस को मेंटेन करने के लिए जो ब्लड से वाटर निकल के ल्यूमन में आता है, पैनक्रियाटिक डक्ट की ल्यूमन में आता है बाय ऑस्मोसिस। विसरण परासरण आपने समझ पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस के थ्रू ब्लड से वाटर निकलकर पैनक्रियाटिक डक्ट में आ जाता है। इन द ल्यूमन द सॉल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड। तो अब यहाँ पर ल्यूमन में क्या क्या था? पहले बाइकार्बोनेट आया, फिर सोडियम आया, दोनों ने मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया, और यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू फिर वाटर भी आ गया, तो यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार हो गया बाइकार्बोनेट का, जो कि अल्कलाइन है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस को अल्कलाइन बनाएगा। रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। अभी हमने मैकेनिज्म देखा था कि पैनक्रियाटिक जूस कहाँ कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ से सिक्रेशन हो रहा है, कैसे बन रहा है। अब हम बात करने वाले रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। तो पैनक्रियाटिक जूस है, उसका सिक्रेशन होता है, तो कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है। द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस अकर इन 3 स्टेज।
3 स्टेज में होता है, जैसे हमने गैस्ट्रिक में देखा था। सेफेलिक है, गैस्ट्रिक फेज है और इंटेस्टाइनल फेज है। अब इनको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। सेफेलिक मतलब हमारे ब्रेन से संबंधित है। जब आप कुछ देखते हैं खाने वाला, कुछ स्मेल आ रही है फूड की, आप सोच रहे हैं उसके बारे में या किसी से सुन रहे हैं फूड के बारे में, और आपके माउथ में टेस्ट आ रहा है, जब बोलते हैं मुँह में पानी आ जाना, वो अगर कंडीशन है तो वो स्टेज कहलाती है सेफेलिक फेज। जब आप सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू स्टिमुलेशन होता है और पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन होता है। दूसरा है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज मतलब गैस्ट्रिक यानी स्टमक की बात हो रही है। जो भी बोलस है, जो भी फूड है, वो स्टमक में आएगा, तब एक गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। थर्ड है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज मतलब कि जब स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में, डिओडिनम में आता है, और वो काइम जो है वो एसिडिक है, गैस्ट्रिक यानी स्टमक से आया है इस वजह से, तब फिर पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। थोड़ा डिटेल में भी समझ लेते हैं इसको। Cephalic phase, when food is taken inside the mouth, there is a secretion of pancreatic juice by unconditioned reflex. जब हम फूड लेते हैं, माउथ में आता है, हमारे मुंह में आता है, तो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। साइट, देखना। स्मेल, ये स्मॉल लिख गया है, यहाँ पे स्मेल है। स्मेल, आप कुछ खुशबू आ रही है खाने की। एंड थॉट ऑफ द फूड, फूड के बारे में सोच रहे हैं। आपने फूड देखा कहीं पर लगा हुआ है काउंटर में, मार्केट में आप गए हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी ने वो जो चाइनीज़ फूड बनाते हैं ना, जो ठेले वगैरह लगे रहते हैं, तो बहुत तेज़ मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी खुशबू हमको आती है। थॉट ऑफ फूड, कभी आपने फूड के बारे में सोचा। ऑल्सो कॉज अ सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस बाय कंडीशनड रिफ्लेक्स। The vagal nerve fiber cause the secretion of pancreatic juice by releasing acetylcholine, which stimulate the acnear cell to release enzymes. जो वेगल नर्व फाइबर यानी वेगस नर्व होती है, उसके फाइबर्स पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने के लिए करते हैं बाय रिलीजिंग एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं जो कि पैनक्रियास के एक्नियर सेल को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से फिर एंजाइम सिक्रेशन होता है। सेकेंड फेज हो गई गैस्ट्रिक फेज। अब फूड गैस्ट्रिक यानी हमारे स्टमक में आ गया है। व्हेन फूड इंटर द स्टमक, फूड जो भी है बोलस स्टमक में आया, द नर्वस मैकेनिज्म में कंटिन्यू, नर्वस मैकेनिज्म कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस फेज इज हार्मोनल मैकेनिज्म। द हार्मोन इन्वॉल्व इज गैस्ट्रिन। अब पहले फूड माउथ में आया था, वहाँ से भी पैनक्रियाटिक सिक्रेशन हुआ था वेगल नर्व के थ्रू, ठीक वैसे ही यहाँ पर नर्वस मैकेनिज्म ठीक वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट और है यहाँ पे, प्लस है जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस फेज इज द हार्मोनल मैकेनिज्म। नर्वस मैकेनिज्म तो था ही, अब यहाँ पर हार्मोनल मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व हो गया है। द हार्मोन इन्वॉल्व इज गैस्ट्रिन, और जो हार्मोन इन्वॉल्व हो रहा है इस फेज में, इस प्रक्रिया में, उसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। गैस्ट्रिन हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है जो कि स्टमक से सीक्रेट होता है। जब भी फूड स्टमक में आएगा तब ये सीक्रेट होता है स्टमक से। द गैस्ट्रिन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, और उसके बाद ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। वाइल रीचिंग द पैनक्रियास, ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ तक, पैनक्रियास तक। और जब ये पैनक्रियास में पहुंचता है, इट कॉज रिलीज ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, तो उसकी वजह से भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन होता है। द पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड ड्यूरिंग गैस्ट्रिक फेज कंटेन मोर एंजाइम, और गैस्ट्रिक फेज में जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट हो रहा है उसमें ज़्यादा एंजाइम होते हैं। फिर है इंटेस्टाइनल फेज, थर्ड और लास्ट फेज है। व्हेन द काइम फ्रॉम स्टमक इंटर द इंटेस्टाइन, मोर अमाउंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। काइम जो है एसिटिक है क्योंकि स्टमक में HCl होता है, और जब वहाँ से स्टमक से ये इंटेस्टाइन में इंटर करता है, मोर अमाउंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड। दिस इज ड्यू टू रिलीज ऑफ 2 हार्मोन्स, नेमली सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। इन दोनों की वजह से सिक्रेशन होता है। अब पैनक्रियास देख लिया है, अब हम बात करेंगे लीवर की। तो फिजियोलॉजी समझने के पहले फिर से इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर देखिए इंफीरियर वेना केवा है, हेपेटिक वेन है। इंफीरियर वेना केवा जो कि पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड हार्ट में लेके जा रही है, और हेपेटिक वेन के थ्रू लीवर का जो इम्प्योर ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा में मिल जाता है। फिर राइट लोब है जो कि बड़ा है, लार्ज है। उसके नीचे आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है गॉल ब्लैडर। फिर कॉमन बाइल डक्ट है। उसके बाद राइट साइड में आप देख रहे हैं एरोटा है,
जो पूरी हार्ट से प्योर ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है। फल्सिफॉर्म लिगामेंट है, फिर लेफ्ट लोब है जो कि स्मॉल है कंपेयर करेंगे राइट लोब से। टेरेस लिगामेंट है, फिर उसके नीचे हेपेटिक आर्टरी है जो प्योर ब्लड सप्लाई कर रही है लीवर को, और हेपेटिक पोर्टल वेन है। तो फंक्शन देखते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ग्लैंड है, और जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, वाइटल ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन होते हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो उनमें से एक लीवर भी है। अब जैसे अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर जो वाइटल ऑर्गन नहीं है, उसको अगर रिमूव भी कर देते हैं तब भी आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लीवर होना जरूरी है। इट परफॉर्म मैनी वाइटल मेटाबॉलिक एंड होम्योस्टैटिक फंक्शन विच आर समराइज्ड बिलो। अब लीवर बहुत सारे मेटाबॉलिक और होम्योस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या क्या? तो एक एक करके फंक्शन देखेंगे लीवर के। सबसे पहला फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिज्म करना। लीवर इज द ऑर्गन वेयर मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्शन आर कैरिड आउट। लीवर में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड मैनी ऑफ हॉर्मोन्स इज कैरिड आउट इन लीवर। नेक्स्ट है स्टोरेज फंक्शन, स्टोर करके रखना। मैनी सब्सटेंस लाइक ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ये ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म होता है। हम जो भी फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। जितना ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है उतना ठीक है, बाकी जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है फिर एक ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और रिलीज होता रहता है ब्लड में, और हमको एनर्जी मिलती रहती है। तो मैनी सब्सटेंस लाइक ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, ये लीवर में स्टोर होते हैं। फिर सिंथेटिक फंक्शन। लीवर प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय ग्लूकोन्यूजेनेसिस। इट सिंथेसाइज्ड ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन। अब यहाँ पे एक और प्रोसीजर है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। अब जैसे हमने देखा था, ग्लाइकोजन जो है जब हमको नीड होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्लड में रिलीज हो जाता है और हमको काम करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। लेकिन कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि स्टारवेशन है। स्टारवेशन मतलब होता है कि बहुत दिनों से खाना खाया ही नहीं है, उनके देखोगे कि मसल्स जो है वो भी गायब हो जाती है, स्किन जो है बोन से चिपक जाती है, इस प्रकार की कंडीशन है। या काफ़ी समय तक आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं। वेट लॉस करने के लिए भी लोग इसी प्रक्रिया या इसी प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस होती है। लीवर प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय ग्लूकोन्यूजेनेसिस, यानी कि हमको एनर्जी के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। ग्लूकोज कब बनेगा? जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं डाइट में तो क्या होगा? अब एनर्जी के लिए तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है ही ना, तो लीवर ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करता है। इसमें होता क्या है कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज बनाता है। जनरली क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है, लेकिन ये प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से, उनको भी ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है, जिसको हम एनर्जी के लिए यूज़ कर पाते हैं। इस प्रोसीजर को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज क्रिएट करना, बनाना। तो ये लीवर में होता है। लीवर प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय ग्लूकोन्यूजेनेसिस। इट सिंथेसाइज्ड ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन। इट सिंथेसाइज्ड अदर प्रोटीन, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन के अलावा और दूसरे प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, स्टेरॉइड्स है, हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन है, सोमेटोमेडिन एंड हेपेरिन। सिक्रेशन ऑफ बाइल। बाइल प्रोडक्शन भी होता है, जो हमने देखा था एनाटॉमी में, डायग्राम में। लीवर सिक्रेट बाइल विच कंटेन बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड एंड लेसिथिन। ये इसको भी हम आगे देखेंगे, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट को। द फंक्शन ऑफ बाइल आर मेनली ड्यू टू द बाइल सॉल्ट। द बाइल सॉल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन द इंटेस्टाइन। तो बाइल का मेन फंक्शन क्या है, या जो मेन फंक्शन होता है वो बाइल सॉल्ट के थ्रू होता है। बाइल सॉल्ट जरूरी है फैट्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने के लिए। इसको जब अपन बाइल पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे।
Bile help to carry away waste product and break down fat which are excreted through the feces और यूरिन। तो बाइल क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो थ्रू फीकस और यूरिन शरीर से बाहर निकलते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन, शरीर से कुछ बाहर निकलना वेस्ट प्रोडक्ट को। लीवर एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक और बिस्मथ, टॉक्सिन, बैक्टीरिया, टाइफाइड वायरस लाइक येलो फीवर, इनको ये एक्सक्रीट भी करता है। हीट प्रोडक्शन, अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये इसका मेटाबॉलिक फंक्शन है, जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म मतलब समझ लीजिए फैक्ट्री टाइप का काम है, एनर्जी बन रही है वहाँ पर, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, मेटाबॉलिक एक्शन की वजह से लीवर में हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोडक्शन का काम भी है। लीवर इज़ द ऑर्गन वेयर मैक्सिमम हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, तो लीवर ही वही ऑर्गन है, क्योंकि मेटाबॉलिक फंक्शन मेनली लीवर में होता है, तो लीवर में सबसे ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होती है। फिर है हीमोपोएटिक फंक्शन। हीमोपोएटिक मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन। हीमोपोएटिक, हीम जो टर्म यूज़ होती है ब्लड के लिए, पोएटिक मतलब होता है फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, बनाना, तो हीमोपोएटिक फंक्शन भी है। इन फीटस द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर। फीटस मतलब होता है वो बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, उसको हम फीटस बोलते हैं। तो फीटस में ब्लड सेल्स लीवर में बनती है, जनरली कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में, लेकिन इन फीटस ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर। It store vitamin B12 necessary for erythropoiesis and iron necessary for synthesis of hemoglobin in RBC। तो लीवर विटामिन B12 का स्टोर करता है, हमने स्टोरेज फंक्शन में देखा था। अब विटामिन B12 का काम क्या है, इरिथ्रोपोइसिस, ब्लड फॉर्मेशन में, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आयरन नेसेसरी फॉर सिंथेसिस, और आयरन का भी स्टोर कर रहा था, तो आयरन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में आयरन की नीड होती है। लीवर प्रोड्यूस्ड थ्रोम्बोपोइटिन दैट प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, साथ ही साथ लीवर जो है थ्रोम्बोपोइटिन का भी प्रोडक्शन करता है, जो कि थ्रोम्बोसाइट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स वो सेल्स होती है हमारे ब्लड में जो कि ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का बनाने में हेल्प करती है। खून का थक्का बनाना क्यों जरूरी होता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद खून का थक्का जम जाता है, उसमें थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प करते हैं। तो हीमोपोएटिक फंक्शन यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब उसके बाद हीमोलाइटिक फंक्शन भी है। लाइटिक मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तो हीम टर्म जो यूज़ हो रही है वो हो रही है ब्लड के लिए। लाइटिक मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि ब्लड को डिस्ट्रक्शन, ब्लड को तोड़ने का काम, ब्लड को नष्ट करने का काम भी करता है। कैसे, द आरबीसी सेल्स आफ्टर द लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, आरबीसी की लाइफ कितनी है, 120 डेज है। तो द आरबीसी आफ्टर लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आर डिस्ट्रॉयड बाय द रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल ऑफ द लीवर। तो लीवर में रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल होती हैं जहाँ पर हीमोलाइसिस फंक्शन होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है जब उनकी एज पूरी हो जाती है तब। फिर है इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स एंड ड्रग्स। अब हमने जब पैनक्रियास की बात कर रहे थे तो वहाँ पे देखा था कि कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और फिर एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, जो एक्टिव फॉर्म में है हार्मोन्स या ड्रग, उनको इनएक्टिव करने का काम लीवर करता है। लीवर कैटाबोलाइज हार्मोन्स सच एज ग्रोथ हार्मोन, पैराथॉर्मोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एस्ट्रोजन। तो इतने हार्मोन्स जो है इनको कैटाबोलाइज कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन, पैराथॉर्मोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एस्ट्रोजन। इन हार्मोन्स के बारे में डिटेल में हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी समझेंगे, इसलिए भी डिटेल नहीं बता रहा हूँ इनका। इट ऑल्सो इनएक्टिवेट द ड्रग, पर्टिकुलरली द फैट सोल्यूबल ड्रग्स। जो भी फैट सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं उनको भी ये इनएक्टिव कर देता है। द फैट सोल्यूबल ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस विच आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल और यूरिन। तो जितने भी फैट सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं उनको ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। फैट सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट कर देता है, वहाँ से ये बाइल या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी जब आप बीमार होते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, खाते हैं, तो आपका जो यूरिन का कलर है वो येलोइश हो जाता है उन मेडिसिन की वजह से। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर
जो भी फैट सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो वाटर सॉल्युबल में सब कन्वर्ट होती हैं और वहाँ से फिर यूरिन के थ्रू वो ड्रग एक्सक्रीट होती है, हमारे शरीर के बाहर निकलती हैं। तो यूरिन के थ्रू ड्रग्स बाहर निकलती हैं, इस वजह से यूरिन का कलर जो है थोड़ा येलोइश हो जाता है। फिर उसके बाद लास्ट फंक्शन है डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। बॉडी को डिफेंस करते हैं और बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का काम भी लीवर करता है। द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, जिसको हम कुफर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ द लीवर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी को डिफेंस करने में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में ये कुफर सेल्स हैं, जिनको हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल के नाम से भी जानते हैं, इनका बहुत ही मेजर रोल होता है। लीवर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया, एंटीजन are swallowed and digested by the reticuloendothelial cell of liver by means of phagocytosis। तो लीवर डिटॉक्सीफाई भी करता है, कैसे? फॉरेन बॉडी क्या है? कोई भी बैक्टीरिया है, एंटीजन है, उसको ये जो सेल्स है ये सॉलो कर लेती हैं, खा लेती हैं, हम बोलते हैं एनगल्फ कर लेती हैं। उनको खा लेंगी और उनको पचा भी लेंगी, डाइजेस्ट भी कर लेंगी। तो लीवर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया और एंटीजन। एंटीजन मतलब या बैक्टीरिया एक एंटीजन का टाइप हो गया बैक्टीरिया। एंटीजन मतलब होता है जो फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आ रही है, जो कि हमको बीमार कर सकते हैं, तो उनमें से एक बैक्टीरिया भी है। तो बैक्टीरिया, एंटीजन, इनको सॉलो कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ द लीवर बाय मीन्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो जो कुफर सेल हैं या रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल हैं, ये बैक्टीरिया को, एंटीजन को एनगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं, डाइजेस्ट भी कर लेती हैं, और उसके थ्रू हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं या डिटॉक्सीफाई कर रही हैं हमारे शरीर को। तो लीवर का फंक्शन हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के पहले डायग्राम, स्ट्रक्चर देखेंगे। लेफ्ट साइड में देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है नेक। तो ये गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट है, नेक है, बॉडी है और फंडस है। नेक फिर सिस्टिक डक्ट के रूप में कंटिन्यू होती है और लीवर से कॉमन हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है, दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो एक कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही है लीवर से, सिस्टिक डक्ट आ रही है गॉल ब्लैडर से, और दोनों मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। और नीचे देखेंगे आप तो ये पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट भी आती है, फिर ये एम्पुल ऑफ वाटर ड्यूडेनम में ओपन होती है और वहाँ पर बाइल का सिक्रेशन करते हैं। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है? द बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर से जो बाइल सिक्रेट होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। द कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर इज अप्रॉक्सीमेटली 50 ml। गॉल ब्लैडर की जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो लगभग 50 ml के आसपास होती है। द गॉल ब्लैडर, ये 50 ml आप सोच लो, 50 ml का जो एक इंजेक्शन आता है ना बड़ा, पुश करने के लिए, बोलस देने के लिए हम यूज़ करते हैं, या जब हम IV इन्फ्यूज़न करते हैं मशीन के थ्रू तब अपन यूज़ करते हैं, तो उतना लगभग 50 ml इसकी कैपेसिटी होती है। द गॉल ब्लैडर इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ। अब जैसे हमने लीवर की बात करी थी ना कि ये वाइटल ऑर्गन है, लेकिन गॉल ब्लैडर वाइटल ऑर्गन नहीं है। द गॉल ब्लैडर इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब अगर ये नहीं भी है तो भी आपकी लाइफ अच्छे से चलती है। द गॉल ब्लैडर इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ। द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज ऑफन डन इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिसफंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो पेशेंट जिनका गॉल ब्लैडर सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें स्टोन हो गया है, नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर सही से काम नहीं कर रहा है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर को रिमूव भी कर दिया जाता है। द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड कोलेसिस्टेक्टमी। तो जो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने का प्रोसीजर है, सर्जरी है, ऑपरेशन है, उसका नाम क्या है? कोलेसिस्टेक्टमी। एक्टमी मतलब होता है रिमूव करना। द कोलेसिस्टेक्टमी is known as removal of gallbladder. After cholecystectomy, patient do not suffer from any major disadvantage। तो cholecystectomy जब हो जाती है किसी पेशेंट की, तो उसको कोई ऐसा मेजर डिसएडवांटेज नहीं होता है, मतलब उसकी लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज आते ही नहीं है। इन सम स्पीशीज गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट। कुछ स्पीशीज में तो ये एब्सेंट ही होता ही नहीं है। फंक्शन देख लेते क्या है? द मेजर फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर आर द स्टोरेज एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बाइल। तो मेजर फंक्शन क्या हो गया? स्टोर करना और कंसेंट्रेशन करना। तो पहला फंक्शन क्या है लीवर गॉल ब्लैडर का? स्टोरेज ऑफ बाइल। बाइल इज कंटिन्यूसली सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। बाइल लीवर से लगातार सिक्रेट होता है।
और वहाँ से फिर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, बट इट इज़ रिलीज्ड इनटू इंटेस्टाइन ओनली इंटरमिटेंटली, मतलब बीच बीच में ये इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। लीवर से तो लगातार बन रहा है, रिलीज हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, फिर वहाँ से गॉल ब्लैडर में स्टोर भी हो रहा है, लेकिन इंटेस्टाइन में बीच बीच में सीक्रेट होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंटली। फ्रॉम लीवर द बाइल इंटर द गॉल ब्लैडर थ्रू सिस्टिक डक्ट एंड इट इज स्टोर्ड देयर। तो लीवर से बाइल सीक्रेट होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट, और वहाँ से फिर आता है सिस्टिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में, और वहाँ पे स्टोर होता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये सिक्रेशन इसका होता रहता है। Whenever required, the bile is released into the intestine from the gallbladder। तो जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत होती है, बाइल गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होकर इंटेस्टाइन में आ जाता है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, व्हेन बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर it is also concentrated. The mucosa of gallbladder rapidly reabsorb water and electrolyte except calcium and potassium। अब concentrate form मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, आप रसना कभी यूज़ करते होंगे घर में, तो उसका जो पैकेट आता है तो उसमें वो बोलते हैं कि इसको पता नहीं 1-2 किलो शक्कर और लगभग 900 ml पानी के साथ इसको आप घोल के एक बोतल में भर के रख लीजिए, और जब भी कोई मेहमान आए तो उसको ज़रा सा वो अपने रसन डालो, बाकी पानी मिलाए, तो रेडी हो गया तुरंत आपका जो शरबत है। तो वो जो 900 ml में आपने बना के रखा है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, आप उसमें पानी मिला के और बना सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल जब पास पास में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड है। तो ठीक वैसे ही तो ये बाइल का कंसनट्रेशन करता है, मतलब लीवर से बाइल सीक्रेट होकर गॉल ब्लैडर में आ रहा है, गॉल ब्लैडर में है, फिर क्या हो रहा है, व्हेन बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर इट इज़ कंसनट्रेटेड। द म्यूकोसा ऑफ गॉल ब्लैडर रैपिडली रीअब्जॉर्ब वाटर। तो गॉल ब्लैडर की जो म्यूकोसा है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते रहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो बाइल सॉल्ट है, मतलब बाइल सीक्रेट होके आ रहा है, उसमें जो कंटेंट है वो रहेंगे और वो फिर कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि उसका वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर वहाँ से कम होता जाएगा। बट द बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लिथिसिन आर नॉट रीअब्जॉर्ब। तो जो उसमें कंटेंट है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, केवल वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, इसलिए ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। बट द बाइल सॉल्ट, पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लिथिसिन आर नॉट रीअब्जॉर्ब, सो द कंसनट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन बाइल इज इंक्रीज्ड 5 to 10 times। 5 से 10 गुना कंसंट्रेशन हो जाता है। फिर है अल्टरेशन ऑफ pH ऑफ बाइल। When being stored in gallbladder, the pH of bile is reduced from 8.6 to 7.6 and it become less alkaline। और ये मतलब ऊपर जा रहा है जब तो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, तो पहले ज़्यादा क्षारीय होता है, ज़्यादा एल्कलाइन होता है, और जब गॉल ब्लैडर में आ जाता है तो वहाँ पर फिर इसका pH कम हो जाता है, 7 से 7.6 तक हो जाता है और कम, लेस एल्कलाइनिंग हो जाता है। सिक्रेशन ऑफ म्यूसिन, म्यूसिन का काम क्या है, लुब्रिकेशन, चिकनाई प्रोवाइड करना। गॉल ब्लैडर सीक्रेट म्यूसिन विच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट इन इंटेस्टाइन फॉर काइम। काइम को मूवमेंट करने के लिए जितना लुब्रिकेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो गॉल ब्लैडर जो है म्यूसिन सीक्रेट करता है, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, चिकनाई का काम करता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई मशीन में अपन ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, तो वो स्मूथली काम करता है, लुब्रिकेशन मिल गया है उसको, ठीक वैसे ही यहाँ पे है। फिर मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर इन बिलियरी सिस्टम। बिलियरी सिस्टम मतलब क्या होता है, जहाँ से बाइल सीक्रेट हो रहा है, जितनी भी डक्ट्स है, वो सारा जो जाल है इसको हम बोलते हैं बिलियरी सिस्टम। जो पूरा नेटवर्क है डक्ट का उसको हम बोलते हैं बिलियरी सिस्टम। ड्यू टू द कंसनट्रेटिंग कैपेसिटी गॉल ब्लैडर मेंटेन द प्रेशर इन बिलियरी सिस्टम। अब क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम क्या है, कंसनट्रेशन करता है, तो उसकी वजह से प्रेशर मेंटेन करता है बिलियरी सिस्टम में। The pressure in the biliary system is essential for release of bile into the intestine। तो प्रेशर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रेशर क्रिएट होता है तभी, या प्रेशर क्रिएट होगा, एसेंशियल प्रेशर क्रिएट होगा, तब ये गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल रिलीज होगा इंटेस्टाइन में। तो ऊपर वाले सिलेबस में देखिए, ऊपर से 4th पॉइंट, ऊपर वाला सिलेबस न्यू सिलेबस है। कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, उसके बाद 5th पॉइंट फंक्शन ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। इतना हमने आज समझ लिया है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।